के बीच जारी तनाव युद्ध को लेकर कई सारी बड़ी अपडेट सामने आई हैं। जैसे कि पहली बड़ी अपडेट ये है कि अमेरिका और इजराइल ईरान के ऊर्जा ढांचे पर बड़े हमले की तैयारी कर रहे हैं। सीबीएस न्यूज का दावा है कि ये हमला इसी हफ्ते होगा, जिसके तहत ऊर्जा संयंत्रों पर हमला किया जाएगा, बिजली प्लांटों पर हमला किया जाएगा, पुलों को निशाना बनाया जाएगा। ऐसा कुछ अमेरिका इजराइल साथ मिलकर कर सकते हैं। इसके अलावा इस सैन्य योजना को लेकर कैंप डेविड में शुक्रवार को राष्ट्रपति ट्रंप ने एक बैठक भी की है। इस पर विस्तार से चर्चा की है। उन्होंने उस दौरान क्या कुछ कहा वो भी आपको बता देते हैं। ट्रंप ने कहा, हम ईरान पर बहुत जोरदार हमला करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि अब उन्हें ईरान पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। ईरान के लोग झूठ बोलते हैं, बातचीत की बात करते हैं, लेकिन बार बार अपना वादा तोड़ते हैं, ऐसा ट्रंप का कहना है। इसके अलावा एक और बड़ी अपडेट है अमेरिका से ही सामने आई है। अमेरिका के रक्षा विभाग यानी पेंटागन ने 18.2 अरब डॉलर की मांग की है। ये पैसे क्यों मांगे गए हैं? क्योंकि इन पैसों के जरिए मिसाइलों का भंडार फिर से भरा जाएगा। ये आपात फंडिंग मांगी गई है पेंटागन की ओर से। इसके अलावा ईरान की बात करें तो वहां से भी दो बड़ी अपडेट सामने आई है। ईरानी संसद के जो अध्यक्ष हैं गालिबाफ, जो लगातार चर्चा का विषय रहती हैं, प्रतिनिधि के रूप में वो इस्लामाबाद भी गए थे बातचीत के लिए। उन्होंने कहा है कि ईरान ये जंग जीत चुका है। अब हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है कि इस जीत को हम लंबे समय तक कैसे कायम रख पाते हैं, ऐसा उनका बयान है। दूसरी बड़ी अपडेट जो ईरान से आई है वो ये है कि ईरान में लगातार 153वीं रात में रैली निकाली गई है। ये रैली क्यों निकाली गई है? लगातार 152 रात से रैली क्यों निकाली जा रही थी? ईरान की सेना को, सशस्त्र बलों को, आईआरजीसी को अपना समर्थन देने के लिए, जतलाने के लिए वहां के लोग ये रैली निकाल रहे हैं। तो इन सभी अपडेट्स पर आज हम विस्तार से बात करने वाले हैं। हमारे साथ इस बातचीत में दो बेहद ही खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ मेजर जनरल राजन कोचर सर ज्वाइन कर रहे हैं। इसके अलावा ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर भी हमारे साथ इस बातचीत में जुड़ रहे हैं। कोचर सर के पास सबसे पहले चलते हैं। कोचर सर, मंगलवार को ट्रंप और नेतन्याहू की एक बैठक भी हुई थी व्हाइट हाउस में। उसके बाद कैंप डेविड में शुक्रवार को ट्रंप ने एक और बैठक की है। कहा जा रहा है कि अभी हमले रुकेंगे नहीं। ट्रंप का कहना है कि ईरानी लोगों पर भरोसा नहीं है, झूठ बहुत बोलते हैं ये लोग, हम फिर से हमला करेंगे, बहुत जोरदार हमला करेंगे। जय हिंद वैभव, और ग्रुप कैप्टन साहब को भी जय हिंद मेरी तरफ से। देखिए, ये लड़ाई जो है, अब हम सोच रहे थे कि अभी नेतन्याहू वॉशिंगटन उधर न्यूयॉर्क जाता है, बात होती है और अमेरिका का विजिट है और कोई ना कोई रणनीति बनेगी और वो कोई एक सोची समझी एक एनालिसिस था। बिकॉज जब भी ये लोग मिलते हैं, दोनों मिलते हैं, तो एक लड़ाई में हम एक एस्केलेशन देखते हैं। आपने पहले भी देखा कि जब भी नेतन्याहू और ट्रंप मिले हैं, एक एस्केलेशन उभर के आया और यहाँ पर भी वही चीज़ हमको दिखाई दी। दूसरा है कि अब आपने बहुत सारे मुद्दे इकट्ठे आपने पेश किए हैं, तो एक एक करके ये इनको एनालाइज करने की जरूरत है। बिल्कुल सर। सबसे पहले ये लड़ाई कहाँ जा रही है? क्या अमेरिका के पास अभी फंडिंग है, पैसा है इस लड़ाई को और आगे खींचने के लिए? जैसे कि आपने बताया कि 18.2 बिलियन डॉलर्स का एक पेशकश करी है उसको कांग्रेस से। और डिफरेंस इस बार ये रहा है कि जब ये फेज 2 की लड़ाई शुरू हुई तो ट्रंप ने कांग्रेस को इन्फॉर्म किया था, जो उसने पहले नहीं किया था। तो एटलीस्ट वो एक सीख लेके आया है कि इस बार इस कांग्रेस को भी पिक्चर में उसने रखा। दूसरा है कि ये लड़ाई अभी तक ट्रंप अपने रेवेन्यू बजट के साथ लड़ रहा था। रेवेन्यू बजट का मतलब है कि जब आपका साल में एक बार बजट आपका बनता है तो आप फौजों को एक कैपिटल बजट देते हैं, एक रेवेन्यू देते हैं और टोटल उसको डिफेंस बजट हम बोलते हैं। तो रेवेन्यू बजट वो होता है जैसे कि अभी हम यहाँ पे एमुनिशन के ऊपर खर्चा, मेंटेनेंस के ऊपर खर्चा, सबमरीन्स हैं आपके पास वॉरशिप्स हैं, आपके हवाई जहाज हैं, आपकी एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, तो वो भी एक मेंटेनेंस मांगते हैं। बिकॉज अमेरिका के 800 बेसिस हैं
ये 800 बेसिस को अमेरिकन फोर्सेस कैसे मेंटेन करेंगी? उनके पास रेवेन्यू बजट है। कैपिटल बजट इस्तेमाल होता है जब आप कहीं पे अपनी नई हथियार लेते हैं, एक आपका एक्विजिशन आप उसको करते हैं, उसमें आपका कैपिटल आपका इस्तेमाल होता है। यहाँ पे हम रेवेन्यू की बात कर रहे हैं, क्योंकि ईरान की लड़ाई में जो भी आपका खर्चा हो रहा है वो आपका एमुनिशन के ऊपर, मेंटेनेंस के ऊपर, मिसाइल्स के ऊपर हो रहा है। दूसरा, एक और इसके साथ एक कड़ी जोड़ने की जरूरत है, जो लॉकहीड मार्टिन को एक अभी ऑर्डर इसको मिला है 58.6 बिलियन डॉलर्स का पेट्रियट मिसाइल सिस्टम। अब मैं एक रिपोर्ट आज मॉर्निंग में पढ़ रहा था, अब अमेरिका के पास इस लड़ाई से पहले तकरीबन 3,000 या 3,500 पेट्रियट मिसाइल के प्रोजेक्टाइल्स थे, और इस लड़ाई के बाद आज की डेट में वो 867 पे पहुंच गए। ये आई थिंक पेंटागन की रिपोर्ट है, जो उसका 1,000 से कम चले गए। तो अभी लॉकहीड मार्टिन को 2,000 प्रोजेक्टाइल्स का आपका पैट्रियट का ऑर्डर मिला है, और अभी इसको टाइम लगेगा, बिकॉज ये कोई उसके पास अलादीन का चिराग नहीं है। मैन्युफैक्चरिंग में डालेगा, पैसे उसको मिलेंगे तो वो अब उसका प्रोडक्शन करेगा, उसमें कुछ महीने लग जाएंगे उसको। तो ये इसको इमीडिएटली अमेरिका को मिलने वाला नहीं है। तो आज अमेरिका की क्रिटिकल स्टेज क्या है? मेरे हिसाब से, अगर मैं एक लॉजिस्टिशियन की तरह बात करूं जो मैं हूं, तो इस अमेरिका के पास मुश्किल से 1 महीना 45 डेज का टाइम है इस लड़ाई को क्लोज करने के लिए। और इसीलिए अभी आप देख रहे हैं कि वो एक एक इंटेंसिटी अपनी लड़ाई में ला रहा है। बिकॉज एक चीज और भी आपको नोट करनी पड़ेगी कि उसके डोमेस्टिक फ्रंट में भी काफी उसका ऑपोजिशन है लोगों का इस लड़ाई को जारी रखने के लिए, और प्राइमरीज भी आ रहे हैं, इलेक्शंस भी आ रहे हैं, तो ट्रंप को वहां पर भी कॉन्सेंट्रेट करना है। और जितना लड़ाई खींचेगा उतना उसको इलेक्शंस के प्रोस्पेक्ट्स उसके और कम होते जाएंगे। और एक अमेरिकन तो यहां तक एक्चुअली कह रहे थे कि अगर वो इलेक्शन हारता है तो उसको इम्पीचमेंट की तरफ भी अपना इसको ले जाने की कोशिश होगी। तो ये सारे प्रॉब्लम्स डोनाल्ड ट्रंप के पास है, पर वो आप जो स्टेटमेंट्स निकालता है वो जो इस प्रकार की नहीं आपको मिलती है। वो इस बात करता है ईरान को खत्म कर देंगे, स्टोन एज में ले जाएंगे। तो ये हो गया अमेरिका का पक्ष। और जो मैं सोचता हूँ रणनीति अमेरिका आगे लेके जाएगा, बिकॉज ये इसको मैक्सिमम 30 डेज में इसको खत्म करना चाहता है, और फिर वो जब यहां से एग्जिट करेगा एक हाई मॉरल ग्राउंड पे करेगा, एक अपने इसको लोगों को बताने के लिए कहेगा कि इसको मैंने ईरान को तहस नहस कर दिया। अब एक ईरान पर्सपेक्टिव अगर मैं यहाँ पे रखूंगा, जल्दी ये अपनी आर्गुमेंट को खत्म करूंगा। ये जो ईरान पर्सपेक्टिव है, ये लोगों को बता रहा है, जैसे कि आपने एक मार्च का जिक्र किया, जी 153 डेज। एक वेस्टर्न नैरेटिव ये चल रहा है, और मैं काफी ऑस्ट्रेलियन अमेरिकन के साथ प्रोग्राम्स में रहा हूं, इंटरनेशनल चैनल्स पे, तो वो बार बार ये बोलते हैं कि ईरान में बगावत हो रही है, ईरान के लोग आईआरजीसी को सपोर्ट नहीं कर रहे। आने वाला वक्त आएगा, और बहुत जल्दी आएगा, कि जो ईरान में भी इस टाइप की डिस्टर्बेंसेस होंगी। तो वो एक वेस्टर्न नैरेटिव को ब्लंट करने के लिए ये माचिस है, लोगों को बताने के लिए है कि जो पूरा अवाम है ईरान का वो हमारे साथ है, आईआरजीसी के साथ है, और इसको ईरान के अंदर कोई भी डिफरेंसेस नहीं है। तो ये इसको अल्टीमेटली ये एक एट्रिशन वॉर है, और एट्रिशन वॉर में हर एक देश अपनी जीत अना करता है। जैसे कि आपने सिंदूर में देखा, पाकिस्तान ने अपनी जीत अनाउंस की, इंडिया ने अपनी जीत अनाउंस की। अब ये लोगों के ऊपर भरोसा करना कि कौन जीता। अब सिमिलरली हम यहां पे देख रहे, ईरान ने अपनी जीत अनाउंस की और अमेरिका ने अपनी जीत अनाउंस की। अब व्यूअर्स के ऊपर है, जिस तरीके से नैरेटिव आपका बनेगा, जिस तरीके से आप उसको फैलाओगे, जिस तरीके से आप उसको एक लॉजिकल तरीके से प्रेजेंट करोगे, लोग डिसाइड करेंगे कौन जीता और हारा। और जहां तक मेरा ख्याल है, जो
ये आज लोगों की परसेप्शन है, और उसमें अमेरिका की जीत नहीं नजर आ रही। बिल्कुल। देवनाथ सर के पास चलते हैं। देवनाथ सर, जैसे कि अभी कोचर सर बता रहे थे कि अमेरिका के पास मिसाइलों को रोकने वाले इंटरसेप्टर जो हैं वो कम हो रहे हैं। कुछ आंकड़े भी हैं, जैसे कि ये जो कमी आई है उसकी भरपाई करने में, स्टॉक को फिर से मौजूदा स्थिति में लाने के लिए जैसे पहले था, लगभग 3 साल लग सकते हैं अमेरिका को। क्या आपको भी लगता है कि यह सबसे बड़ी कमजोरी है इस वक्त अमेरिका की, कि ईरान तो लगातार मिसाइलों का हमला करेगा लेकिन उसे रोक पाने की जो शक्ति है अमेरिका की वो कम हो गई है अब? हाँ वैभव जी, जनरल कोचर ने बहुत ही अच्छा शब्द इस्तेमाल किया, लॉजिस्टिक्स। देखिए, कोई भी जो युद्ध होता है वो जोश जज्बा प्रोफेशनल्स पर लड़ा जाता है। एक दूसरा बात, लड़ा जाता है इक्विपमेंट पर। F-35 कितने हैं, अब्राहम टैंक कितने हैं और शिप्स कितने हैं। लेकिन हम में से जो फौज में रह चुके हैं हमें मालूम है कि असल चीज क्या है। असल चीज है कि आप लॉजिस्टिक्स पर युद्ध जीतते हैं। आपके पास क्या जो कंज्यूमेबल्स होते हैं युद्ध के दौरान, बम गिराए खर्च हो गए, मिसाइल फायर किए खर्च हो गए, आपने हथगोले फेंके, आरपीजी फायर किए खर्च हो गए। क्या आप इनको रिप्लेस कर सकते हैं? तो दुनिया भर में जितने भी युद्ध लड़े जाते हैं, वो युद्ध चालू होने के बाद दो चीजें नहीं बदलती। जोश जज्बा प्रोफेशनल, चाहे कैप्टन साहब का हो, चाहे वारंट ऑफिसर का हो, जेसीओ साहिबान का हो, जवान का हो, वैसा ही रहता है, फर्क नहीं पड़ता है। दूसरी चीज, एक बार जब लड़ाई चालू हो जाती है, इक्विपमेंट प्रोफाइल, जिसके पास जितने शिप्स हैं, जिसके पास जितने टैंक हैं, जिसके पास जितने हवाई जहाज हैं, वो भी सेम रहता है, चेंज नहीं होता। हाँ, कुछ नुकसान होता है तो हवाई जहाज कम पड़ जाते हैं, दुश्मन की कार्रवाई में शूट डाउन हो गए। लेकिन सबसे भयंकर रीजन जिसकी वजह से कोई भी युद्ध अपनी दिशा को बदलता है, ये हम बार बार प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध, अफगानिस्तान, वियतनाम, इंडिया का युद्ध 1965, इंडिया का युद्ध 1971 और कारगिल, हम देख चुके हैं कि लॉजिस्टिक्स की वजह से ही उसकी दिशा दशा, हम युद्ध को इस तरफ बढ़ाएं उस तरफ बढ़ाएं, दो एक्सिस पे कारगिल पे लड़ाई करें या तीन जगह हमला करें, सब इस पे निर्भर करता है कि जमीन पे जो कमांडर है, जो बोफोर्स फायर कर रहा है, अगर उसने आज 100 राउंड फायर कर दिए बोफोर्स के कमांडिंग ऑफिसर ने, और उसके पास मैच 150 और बचे हुए हैं कल के लिए, तो क्या आज जो 100 राउंड फायर कर दिए गए हैं वो रिप्लेस हो गए? इस चीज को इंडियन एयरफोर्स ने 1965 में देखा, 1971 में देखा। 1965 की जंग अब पुरानी हो चुकी है, मैं बता देता हूं। 1900 नथिंग सीक्रेट आल्सो, 1965 और 1971 की जंग में हमने जो पश्चिम पाकिस्तान पर हमला किया था, उसको कम किया या रोक दिया गया या सीज फायर की पेशकश की, इसका सबसे बड़ा कारण यह था कि चीफ ऑफ एयर स्टाफ हर रोज सुबह 9 बजे एमओडी में जाते थे और डिफेंस मिनिस्टर के सामने एक पर्चा रखते थे कि मेरे पास इतने बॉम्ब बचे हुए हैं, मेरे पास इतने रॉकेट्स बचे हुए हैं। ऐसा ही कुछ आर्मी में भी होता होगा, मैं अवगत नहीं हूं। तो अभी अमेरिका जो युद्ध लड़ रहा है, ईरान भी जो युद्ध लड़ रहा है, ये हम देखते हैं ना कि 2 दिन, 7 दिन, 11 दिन इंटेंस युद्ध हुआ और फिर 10 दिन, 20 दिन का लल। ये इसीलिए हो रहा है कि उनके पास कुछ भी नहीं है। जैसे अभी पेट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम की बात हो रही थी, मैं दो चीजें कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूं कि नेटो के भंडारण में रूस से लड़ने के लिए जितनी पेट्रियट मिसाइल थी, सबका ट्रांसफर कर दिया गया है गल्फ कंट्रीज में। तो अगर कल रूस अचानक से नेटो के किसी देश पर हमला कर देता है, तो बहुत कम पेट्रियट बची हैं यूरोप के देशों को, नेटो को देशों को रशियन एयरफोर्स से बचाने के लिए। इसी तरह से मैं एक और चीज कॉन्फिडेंस के साथ बोल सकता हूं और सही बोल रहा हूं कि यूएस का जो
पैसिफिक कमांड है, प्रशांत महासागर में जिनका कमांड है, जितने पेट्रियट मिसाइल थे, चाहे वो गुआम में हो, चाहे वो बुसान में हो साउथ कोरिया के, चाहे वो जापान के ओकिनावा में हो, फिलीपींस में यूएस एयरफोर्स का एक बेस है, जितने एयर वहां पर पेट्रियट मिसाइल थे सब ट्रांसफर कर दिए गए हैं गल्फ कंट्रीज को। तो आज अगर चीन अचानक से ताइवान पर हमला बोल देता है तो अमेरिका के पास पैसिफिक फ्रंट में चीन के ऊपर, चीन के हवाई जहाज हेलीकॉप्टर पे दागने के लिए बहुत कम, ना के बराबर पेट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम बचे हैं। तीसरा तरीका क्या है कि पेट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम की प्रोडक्शन लाइन जो आमतौर पर एक शिफ्ट में काम करती है 8 घंटे, आप उसको 2 शिफ्ट में चलाइए, वो ऑलरेडी हो रहा। पेट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम 2 शिफ्ट में बनाए जा रहे थे अब तक, 8 घंटे सुबह की शिफ्ट, 8 घंटे शाम की शिफ्ट। अब अमेरिका ने 3rd शिफ्ट चालू कर दी है, यानी रात के टाइम पे भी एक शिफ्ट चलेगी। आपसे पेट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम की जो इंटरसेप्टर मिसाइलें हैं वो 24 घंटे प्रोडक्शन लाइन जारी रहेगी। तो लॉजिस्टिक्स अमेरिका का कमजोर नहीं पड़ा है, लेकिन उम्मीद से ज्यादा फायर हो गए हैं। हम कहते हैं रेट ऑफ फायर। देखिए, युद्ध लड़ने के पहले कमांडिंग ऑफिसर, जैसे ऊपर कमांड हेडक्वार्टर, वो वॉर गेमिंग करते हैं और देखते हैं कि अच्छा 6 घंटे की लड़ाई में फलाना आर्टिलरी रेजिमेंट कितने 6 घंटे में फायर कर देगा, 600 राउंड। लड़ाई होगी इंटेंस रेट में तो फलाना टैंक रेजिमेंट का कमांडिंग ऑफिसर या टैंक ब्रिगेड का ब्रिगेड कमांडर जो है रेजिमेंट, कितने फायर कर देगी, चलो 1200 गोले फायर कर देंगे। ऐसे जो होता है, फिर इनको फायर टेबल बनाया जाता है जिसमें क्लियरली लिखा जाता है कि इंटेंस लड़ाई होगी तो इस तरह से युद्ध होगा। क्यों? क्योंकि आपको रियर से, यानी पीछे से तो वो हथियार रिप्लेनिश करने के लिए मंगाना पड़ेगा ना। ये पीछे से जो पेट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम आ रहे हैं, ये आ नहीं रहे। जी वैभव जी। बिल्कुल। अगले सवाल की ओर चलते हैं, कोचर सर के पास चलते हैं। कोचर सर, इस युद्ध के दौरान बार बार बात सामने आ रही थी कि चीन और रूस सहायता दे रहे हैं ईरान को। इस बीच अमेरिका का एक न्यूज़ चैनल है NBC न्यूज़, उसने एक रिपोर्ट जारी की है। उसने दावा किया है कि रूस लगातार सैटेलाइट इंटेलिजेंस दे रहा है ईरान को। ईरान इससे क्या कर रहा है कि वो बहुत सटीक हमला कर पा रहा है अमेरिका के सैन्य ठिकानों पर। आपको क्या लगता है, अमेरिका रूस में मुलाकात, रूस और अमेरिका के रिश्ते जब जब ट्रंप राष्ट्रपति रहे हैं थोड़ी बहुत तो सुधार की कोशिश करते रहे हैं, मुलाकात भी की थी पुतिन से उन्होंने, लेकिन रूस ऐसी मदद दे रहा है अमेरिका को, इससे परेशानी नहीं हो रही? पर्दे के पीछे क्या बात करने की कोशिश नहीं कर रहे होंगे ये लोग? देखिए, ये तो एक नैरेटिव है इसको लोगों को बताने के लिए कि बातचीत करते हैं नहीं करते हैं, और जब 2 प्रेसिडेंट बात करते हैं तो वो चीज़ कोई एक सीक्रेट नहीं होती है या छिपा के बात नहीं करते, बिकॉज उसकी एक प्रेस रिलीज होती है, मीडिया पे भी जाता है। और ट्रंप ऐसा आदमी है कि अगर वो अभी शाम को 7 बजे बात करेगा तो 7:30 बजे वो अपना ट्वीट कर देगा कि जो फलाना मैंने अभी बात करी। तो इसको मुझे नहीं लगता कि इनमें कोई भी बातचीत चल रही है। और ऊपर से देखिए, जब वो एक कांग्रेस में बिल लेके आ रहा है कि मैं इस 100% टैरिफ्स चाइना के ऊपर, इंडिया के ऊपर लगाऊंगा, ये अगर वो रूस से ऑयल लेते हैं या कुछ भी लेते हैं तो चीज साफ है। द बैटल लाइन्स आर ड्रॉन। जो आपकी तलवार है वो इसको म्यान से एक्चुअली बाहर आ चुकी है, और इसको रशिया और अमेरिका को आज आप दोस्त नहीं मान सकते। और ट्रंप ने बहुत कोशिश करी इसको पुतिन को टेबल पे लाने के लिए, जेलेंस्की को टेबल पे लाने के लिए, दोनों तैयार नहीं। पुतिन तो फिर भी वो अपनी शर्तें उसने रख दी थी कि ये मेरी शर्तें हैं और ये मेरी रेड लाइन है, जो मैंने कैप्चर किया अभी तक जो है मेरे पास, वो मैं वापस नहीं दूंगा, और इसको आगे बात की जा सकती है। वो इसको जेलेंस्की को एक्सेप्टेबल ही नहीं था। सिक्योरिटी गारंटीज के ऊपर बात चल रही थी, तो इसको क्या इसकी सिक्योरिटी गारंटीज हो सकती हैं?
पुतिन को एक्सेप्टेबल नहीं था कि इसको नेटो कंट्रीज आके यहाँ पे अपनी फौजें रखें इन यूक्रेन एज पार्ट ऑफ द सिक्योरिटी गारंटी। तो बात इसको वहीं पे खत्म हो गई। तो इसको मुझे इसीलिए अभी इसको लग नहीं रहा कि यूक्रेन और रशिया की लड़ाई आप इतनी जल्दी खत्म हो सकती है। और इसीलिए ट्रंप ने डिसाइड किया है कि इसको लड़ाई तो मैं खत्म नहीं कर पाऊंगा या मैं उसको रोक नहीं पाऊंगा, पर मैं रशिया को कमजोर करने की कोशिश करूंगा कि भाई उस जहां से उसको रेवेन्यू मिलता है, जैसे भारत ऑयल ले रहा है, चाइना ऑयल ले रहा है, इस टाइप का, ये अब मैं इन देशों के ऊपर 100% टैरिफ लगाऊंगा। तो ये एक उसकी रणनीति है और वो उसके हिसाब से चल रहा है। बट ये आपने एक और बात का जिक्र किया, बहुत इंपॉर्टेंट है। वो जो पिन पॉइंट एक्यूरेसी ईरान को जो मिल रही है वो इस पॉसिबल नहीं थी पहले। हमने 12 दिन की लड़ाई में भी देखा पिछले साल के इस टाइप की मदद ईरान को नहीं मिली। पर इस लड़ाई में हम देख रहे हैं, आपने इसको एक मैं आपको जॉर्डन का भी ये कुवैत में जो अटैक हुआ है, अहमद अल जवार एयरबेस के ऊपर जो अटैक हुआ है, ड्रोन्स के साथ इन लोगों ने हमला किया है, पिन पॉइंट एक्यूरेसी। जो डैमेज हुआ है ना, वो अमेरिका नहीं बता रहा है आपको, बट सब्सटेंशियल डैमेज हुआ है। जो उनके एयर डिफेंस के हैं, उनके सर्वेलेंस नेटवर्क्स हैं, उनके हवाई जहाज है जो वहां पे, और कुवैती एयरफोर्स को भी डैमेज हुआ है इसमें। बट ये वेस्टर्न मीडिया कोई आवाज नहीं निकाल रहा है इसके बारे में, बिकॉज जैसे आवाज निकालेगा तो उसका नैरेटिव बदल जाएगा, इसको ईरान की तरफ चले जाएगा वो नैरेटिव। और ईरान ने तो स्टेटमेंट निकाल दिया कि हमने उसको हमला किया और उसमें हमने डैमेज किया। तो यहाँ पे आप जो पिन पॉइंट जॉर्डन में जो अटैक हुआ, अगेन ये मैं चाहता हूं इंडियन एयरफोर्स को भी इसके ऊपर केस स्टडी करनी चाहिए। जॉर्डन का जो अटैक था, जैसे जो इसको अमेरिकन F-35 को गिराया, इसको ग्राउंड पे तबाह कर दिया, वो अगेन इट वाज अ केस ऑफ पिन पॉइंट एक्यूरेसी। और ये जो इनको कोऑर्डिनेट्स और ये जो सैटेलाइट से जो इनको इंफॉर्मेशन मिल रही है, वो खाली रशिया से नहीं मिल रही। प्लीज डोंट फॉरगेट के चाइना का बेडू 3 सिस्टम जो लगा हुआ है, जो उसने पाकिस्तान को दिया था हमारे साथ युद्ध करने के लिए, वो जो किल चेन हम उसको बात कर रहे थे कि इसको एयरक्राफ्ट के रडार ही नहीं खुले और उससे जो आपके एयरक्राफ्ट जो है हम उनको डिटेक्ट नहीं कर पाए एयर में। और जो हमारा स्टेल्थ एयरक्राफ्ट था उनको उसको ग्राउंड से और उनके अवैक से उनको जो उनके ग्राउंड बेस्ड रडार से उनको इंफॉर्मेशन मिली और वो इंफॉर्मेशन एयरक्राफ्ट के मिसाइल सिस्टम को फीड कर दी गई और उनका मिसाइल हमारे ऊपर आ गया। सिमिलरली इसको यहाँ पे भी हम देख रहे हैं, एक सिमिलर टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी यूज हुई है। और एक चीज और आपने देखा होगा, ईरान के पास जो चाइना ने इस बार जो इसको मिसाइल्स दी हैं, अब देखिए आपके पास स्टेल्थ एयरक्राफ्ट है, स्टेल्थ एयरक्राफ्ट को आप डिटेक्ट नहीं कर सकते, बट जो उसका एग्जॉस्ट से जो उसकी हीट निकल रही है, अब इनके पास ऐसी मिसाइल्स आ गई है कि वो स्टेल्थ को तो नहीं पकड़ रही, वो ये एग्जॉस्ट से जो निकल के आ रहा है, आपकी फ्यूम्स निकल के आ रही हैं, वो उसकी जो थर्मल रेडिएशन है उसको पकड़ रही है और उसके ऊपर होमवर्क करके खत्म कर रही है। और इसलिए 1 या 2 आई थिंक F-35 अमेरिका के लोगों ने गिराया है। और आज एक ऑफिशियल एस्टिमेट इसको अमेरिकन बोलते हैं हमारे 11 इसको हवाई जहाज गिरे हैं, बट एक्चुअल काउंट इज ऑलमोस्ट 3 times टू दिस। तो एक और इसीलिए ईरान ये बोलता है कि भाई हम ये लड़ाई जीत रहे हैं बिकॉज हमने आपके इतने हवाई जहाज गिरा दिए। अब देखिए ईरान की एयरफोर्स तो कोई ग्रेट नहीं है, तो वो इस एयर टू एयर बैटल तो हुआ नहीं, और उनके पास ऐसे हवाई जहाज भी नहीं जो मैच कर सकते अमेरिकन के हवाई जहाज को। बट उनके पास जो मिसाइल्स हैं और जो एयर डिफेंस का उनके पास जो महकमा है और जो जमीन के अंदर रहता है, थोड़ी देर के लिए बाहर आता है, फायर करता है और फिर से जमीन में घुस जाता है। तो अमेरिका डिटेक्ट नहीं कर पाया, उसको कंफ्यूज करके रखा हुआ है। तो इसीलिए मैं ये मानता हूं जो आप इसको बोल रहे हैं, चाइना और रशिया का बहुत बड़ा रोल है इसमें। दो वो इसको ऑफिशियल स्टेटमेंट्स में उन लोगों ने बोला है कि हमने कोई मदद नहीं करी बिकॉज वो
नहीं चाहते कि टैरिफ लग जाए या ऐसी चीज लग जाए, तो वो एक ऑफिशियल स्टेटमेंट आपको ना तो चाइना से मिलेगी ना तो रशिया से मिलेगी कि हमने इसको ईरान की मदद की, बट ग्राउंड रियलिटी यही है कि इस ईरान की मदद की जा रही है। बिल्कुल, इसी सवाल को लेकर देवनाथ सर के पास चलते हैं। देवनाथ सर, जैसा कि भी कोचर सर ने विस्तार से समझाया, क्या इसको ऐसे भी माना जाए कि रूस यूक्रेन के युद्ध में अमेरिका ने जो कुछ किया है, यूक्रेन की लगातार मदद करके, उसका बदला रूस लेने की कोशिश कर रहा है ईरान में? ठीक है, बदला लेने की कोशिश कर रहा है। दोनों में परिप्रेक्ष्य जो है एकदम अलग। अ, यूक्रेन में नेटो कंट्रीज और अमेरिका यूक्रेन की फौज को मदद कर रही है रूस के खिलाफ लड़ने के लिए। तो अमेरिका ज्यादा से ज्यादा हथियार खुलेआम दे रहा है, छुपा कुछ नहीं रहा, खुलेआम दे रहा है। अगर नेटो कंट्रीज अपने यहां से कोई वेपन सिस्टम या मिसाइल, रॉकेट, बॉम्ब, ड्रोन अगर यूक्रेन को दे रहे हो, खुलेआम दे रहे हैं, दिख जाता है। लवीव नाम का उनका एयरपोर्ट है, रेलवे मार्शलिंग यार्ड। तो लवीव एकमात्र ऐसा रेलवे मार्शलिंग यार्ड है जो कि यूक्रेन में वो पश्चिमी यूक्रेन में है। वो ज्वाइन करता है आगे पोलैंड के साथ। तो वो सारे दिन उसमें 10 या 12 मिलिट्री ट्रेन चलती रहती हैं, पोलैंड से शुरू होकर, वार्सा से शुरू होकर लवीव आती हैं। लवीव से वह ट्रेन फिर पूरब में चली जाती है, दोनेत्स्क लुहांस्क की तरफ। तो अमेरिका खुलकर हथियार दे रहा है। अब रशिया इसका बदला क्या ईरान में ले रहा है? जिस तरह से वेस्टर्न कंट्रीज यूक्रेन को सप्लाई दे रहे हैं, बिलियंस ऑफ डॉलर्स, सैकड़ों की संख्या में, हजारों की संख्या में, रूस उस तरह के हथियार उतनी बड़ी मात्रा में और उतने जटिल और बड़े बड़े हथियार 1 मार्च के बाद ईरान को नहीं दे पा रहा है, क्योंकि ईरान की जो आसमान है उस पर अमेरिकन एयरफोर्स का दबदबा है। कहीं से भी अगर समुद्री मार्ग से भेजना चाहे, चाहे अरब सागर से भेजना चाहे, चाहे कैस्पियन सागर से भेजना चाहे, वहां सब जगह पर दबदबा या तो यूएस नेवी का है, या सीआईए का है, या मोसाद का है। अभी हमने देखा कैस्पियन सी में तो एक वारदात हो ही गई, जिसमें शायद अमेरिका के बहकावे में आकर कीव से एक मिसाइल लॉन्च हो गया और कैस्पियन सागर में आकर एक ईरानी शिप पर गिरा। हाँ, मैं बहकावे शब्द का इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूं क्योंकि अब यूक्रेन ने पॉलिटिकली, ये डिप्लोमेटिकली, उनके एम्बेसडर ने बयान दिया है कि उनका कोई इरादा नहीं था कैस्पियन सागर में ईरानी शिप पर हमला करने का, वो एक गलती थी। तो रूस उस तरह से मदद नहीं दे पा रहा है। तो हम कहते हैं ना कि लीदल वेपन्स, नॉन लीदल वेपन्स, या काइनेटिक वेपन्स या नॉन काइनेटिक वेपन्स, अभी जितनी मदद आ रही है वो नॉन लीदल मदद आ रही है रशिया से ईरान को, नॉन काइनेटिक मदद आ रही है रशिया से ईरान को। और जैसे कि जनरल कोचर ने बताया, क्योंकि मेरे को अब मेरे दिन याद आ गए। देखिए क्या होता है, आपको पीस टाइम में दुश्मन के बारे में बहुत कुछ पता होता है। मैंने क्योंकि खुद ही पायलट के साथ फोटो इंटरप्रेटर भी था, तो पीस टाइम में आपके पास टारगेट फोल्डर होते हैं। अब ठीक है, सामने आपके टारगेट फोल्डर है सकर एयरबेस। आपको पीस टाइम में मालूम है कि सकर एयरबेस में बेस कमांडर का घर यहां पर है, पूरा मार्क होता है। आपको मालूम है कि सकर एयरबेस में बेस कमांडर का ऑफिस यहां पर है। आपको ये भी मालूम है कि वहां एयर ट्रैफिक कंट्रोल की बिल्डिंग ये है, और ये जो एयरक्राफ्ट उनकी सो एंड सो फाइटर स्क्वाड यहाँ पर पोजीशन है, फाइटर स्क्वाड का कॉम्प्लेक्स यहाँ पर है। ये उसके कमांडिंग ऑफिसर, ये उसका एसटीओ, वो उसका R&SS, रिपेयर एंड सर्विसिंग का जो वर्कशॉप है वो है। सब पीस टाइम में होता है पता। युद्ध चालू होते ही पता क्या नहीं होता। मैं अभी इंटेलिजेंस की बात कर रहा हूं, जनरल कोचर बोल रहे थे। युद्ध चालू होता है, आपको पता नहीं होता कि वो बेस कमांडर के अपने ऑफिस में बैठा है या किसी ऑल्टरनेट लोकेशन से ऑपरेट कर रहा है। ये होता है। कोई भी कमांडर एयरफोर्स का या आर्मी का युद्ध चालू होते ही अपने ऑफिस से काम नहीं करता। वो 1.5 किलोमीटर उधर, 2 किलोमीटर उधर ऑल्टरनेट साइट होते हैं, 2-3, वो बदलते रहते हैं।
इस तरह से उसके हवाई जहाज कहाँ खड़े हैं? इस टाइम में हमें मालूम है टारमेक पे उनके पास अगर F-16 हैं, आज की तारीख में वो 8 F-16 उड़ाने की कोशिश कर रहे थे, तो शांति काल में वो F-16 टारमेक पे खड़े हैं। टारमेक में दर्शकों को बता दूं, हम सब ज्यादातर ये हवा से ट्रेवल कर चुके हैं, जहां पे जैसे आप किसी भी सिविल एयरोड्रोम में जाइए तो आपको बहुत बड़ा एक आधा किलोमीटर लंबा चौड़ा एक कंक्रीट का प्लिंथ मिलेगा, जिसमें आप देखेंगे बोइंग खड़ा है, एयरबस खड़ा है। एयरफोर्स की भाषा में हम उसे टारमेक कहते हैं। लेकिन जैसे ही युद्ध चालू होता है या युद्ध चालू होने के थोड़ी देर पहले ही ईरान भी करता है, और अमेरिकन बेसेस जो गल्फ कंट्री में हैं उनके कमांडर भी करते हैं कि उन जहाजों को टारमेक में नहीं रखते हैं। अब वो चले जाते हैं बलास्ट पेन में। बलास्ट पेन क्या है? कंक्रीट और स्टील के शेल्टर्स होते हैं, 4 इधर एयरफील्ड के 3 किलोमीटर उधर, 4 बलास्ट पेन उधर, 4 किलोमीटर उधर कंक्रीट के बलास्ट पेन, वहां छुपा दिए जाते हैं हवाई जहाज। कुछ बलास्ट पेन में हवाई जहाज रखे जाते हैं, कुछ बलास्ट पेन खाली होते हैं। फिर एक और चीज मैं बताता हूं, अब दुनिया की सभी एयरफोर्स करती है, कोई सीक्रेट नहीं है, कि डमी जहाज होते हैं। आप जैसे अगर हमने कहीं पर जगुआर खड़े करिए हैं, सैटेलाइट से अगर उनको अमेरिकन को दिख जाते हैं कि 12 जगुआर इंडियन एयरफोर्स के खड़े हैं, आप यकीन मानिए वो 12 में से 6 तो डमी होते हैं। वो महज प्लाईवुड एल्युमिनियम के बने होते हैं, और उनको लगा दिया जाता है ताकि दुश्मन अगर ऊपर से रिकनेसेंस करेगा, MQ-9 ड्रोन आ जाते हैं या सैटेलाइट, तो उसे लगेगा ये जगुआर जो है फलाना ब्लास्ट पेन नंबर 16 में खड़ा हुआ है। तो इंटेलिजेंस हर 1 घंटे में चेंज होती है। वो जहाज कहां पर है हर 1 घंटे में चेंज हो रही है। ये इंटेलिजेंस जो है लेटेस्ट, कि पिछले 2 घंटे में क्या चेंज हुआ डिप्लॉयमेंट में, ये इंटेलिजेंस रशियन लोग और चाइनीज सैटेलाइट्स की इंटेलिजेंस ईरान को दी जा रही है। जी बिल्कुल। अब हम अपनी इस बातचीत के दूसरे हिस्से में चलते हैं। हम अपने देश के बारे में, जम्मू कश्मीर को लेकर थोड़े बात करना चाहते हैं। कोचर सर के पास चलते हैं। कोचर सर, दक्षिण कश्मीर के कुलगाम में एक आतंकी हमला होता है शुक्रवार की रात। ईंट भट्ठे पर मजदूर काम कर रहे थे, छत्तीसगढ़ के रहने वाले थे। उन मजदूरों के पास TRF के आतंकी पहुंचते हैं, उनका नाम पूछते हैं। हिंदू नाम जब उनको मिलता है तो उन्हें गोली मार देते हैं। दोनों की मौत हो जाती है अस्पताल पहुंचने के बाद इलाज के दौरान। एक की तो मौके पर ही मौत हो गई थी। TRF बार बार सर नाम सामने आ रहा है, एक आतंकी संगठन जिसके लश्कर तैयबा से जुड़े हुए होने का दावा किया जाता है। अभी 22 जुलाई को भी इसने एक हत्याकांड को अंजाम दिया था, अनंतनाग में एक हेड कांस्टेबल को मार दिया था। 2025 में भी हिंदुओं के नाम पूछकर हत्याएं की गई थी, पहलगाम वाला मामला हुआ था, सबको पता है। आपके हिसाब से सर दक्षिण कश्मीर में इन घटनाओं की तेजी से बढ़ती हुई, क्या इसके पीछे पाकिस्तान की कोई नई सोच काम कर रही है? देखिए वैभव, एक तो ये आपने TRF आपने बोला, द रेजिस्टेंस फ्रंट इसका पूरा नाम है, और ये लश्कर ए तौयबा का नया नाम है। कुछ साल पहले ये इसका गठन हुआ था, बिकॉज लश्कर ए तौयबा को डेजिग्नेट कर दिया था कि इंटरनेशनल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, UN ने भी किया था। और इसलिए वो जो उनकी जो फंडिंग वगैरह होनी थी वो उसको हो नहीं पा रही थी, और इसीलिए पाकिस्तान ने ये सोचा कि बिकॉज FATF की ग्रे लिस्ट में भी था पाकिस्तान, उसमें भी लश्कर तौयबा का नाम आया था, तो एक इस बचाव के लिए ये द रेजिस्टेंस फ्रंट क्रिएट किया गया। आपकी ऑर्गेनाइजेशन वही है जो नाम बदली है, इसको नाम उसका बदली हुआ है। दूसरा, अब आपका सवाल जो है बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये जितने भी इंसिडेंट्स हैं ये डायरेक्टली रिलेटेड हैं जो पाकिस्तान के अंदर POK में जो स्थिति है आज की डेट में। अभी मैं आपके प्रोग्राम से पहले एक प्रोग्राम अभी कर रहा था, इसी के ऊपर था, उसमें एक पाकिस्तानी पैनलिस्ट भी था मेरे साथ। तो जहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि एक पाकिस्तान आर्मी बैकफुट पे जाती है, वहां पे वो एक सिचुएशन क्रिएट करना चाहते हैं भारत के अंदर भी। और अगर आपने पहलगाम इंसिडेंट पे देखा तो आप जानते हैं कि सेम चीज हुई थी जी। जो उसको मारा गया था वहां पे, और यहाँ पर भी ये चीज हमको दिखाई दे रही है। और बीच में अगर आप देखें
कुछ दिनों पहले एक कश्मीर पुलिस के एक हेड कांस्टेबल को मारा था। और अगर हम 10-12 दिन पुराने अपनी अपनी न्यूज़ को ले जाएं तो आपने उसको देखा था, पाकिस्तान ने एलओसी को वायलेट किया था। और उसको शेलिंग हुई थी पाकिस्तान की तरफ से। और शेलिंग इसलिए होती है जब भी वो इन्फिल्ट्रेशन के लिए अपने लोग भेजते हैं उस तरफ से, सरहद के उस पार से, और वो इन्फिल्ट्रेशन करते हैं, तो जब शेलिंग होती है उसके आड़ में इन्फिल्ट्रेशन होती है। ये हमने देखा है पहले। और अभी इसको मौसम भी आपके इस प्रकार का है कि इन्फिल्ट्रेशन आप इसको कर पाते हैं। अभी कोई इसको विंटर का मौसम नहीं है। दूसरा, अभी कल की भी न्यूज़ है कि पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन्स भी आए थे। तो अगर मैं सारे इसको ड्रोन्स पाकिस्तान इसलिए एक्चुअली भेजता है, दो उनकी चीज़ें। एक तो वेपन्स की ड्रॉपिंग होती है डेजिग्नेटेड एरियाज में, इनके लोग छुपे हुए हैं जंगलों में, जैसे पीर पंजाल आपके रेंजेस हो गए, किश्तवाड़ का एरिया है। जैसे कि अभी कुछ देर पहले हमने 7 टेररिस्ट मारे थे किश्तवाड़ में। वो 2-3 महीने का ऑपरेशन था और उसमें सक्सेस मिली थी हमारे स्पेशल फोर्सेस को। तो और उसमें हमको एक बहुत इंटरेस्टिंग जानकारी मिली। और जानकारी ये थी कि ये लोग जंगल में 1 साल से टिके हुए हैं। इसका मतलब कि इनको अंदर से सपोर्ट मिल रहा है। और अभी जो आपने कुलगांव का आपका जो इंसिडेंट है, इसमें भी हमारे लोकल्स, जो हमारे लड़के हैं, जो हमारे इसको देश के लोग हैं, वो इन्वॉल्व थे इनको इंटेलिजेंस देने के लिए और ये सारा जो ऑपरेशन अपना करने के लिए। बिकॉज रेडिकलाइजेशन भी हो रखी है। काफ़ी ऐसे यूथ हैं जो कश्मीर में जो इसको मिले हुए हैं, इनके इसको पाकिस्तान के साथ, आईएसआई के साथ पैसा वगैरह इनको काफ़ी दिया जाता है। और इसलिए आपने इसको देखा, अभी गवर्नमेंट एफसीआरए बिल लेके आ रही है। बिकॉज ये इसको बाहर से जो फंडिंग आती है इंडिया में, वो ये लोग इस्तेमाल करते हैं। और इसको यूएस जैसी भी कंट्रीज अपने एनजीओज जो है यहाँ पे, जो एनजीओज हैं और जो इंटरनल डिस्टर्बेंसेस फैलाने होते हैं, वो इसको फायदा लेती है। तो इसको बात यहाँ पे ये आ गई कि पीओके के जो हालात है आज की डेट में, वो पाकिस्तान की जो आपकी आईएसआई है और डीजी आईएसपीआर है, अभी उसको ये लगता है कि ये भारत करा रहा है। और इसको भारत जो कश्मीरी हैं, जो पाकिस्तान की तरफ रहते हैं, ये जो भारत उनको फंडिंग दे रहा है पाकिस्तान को एक तकलीफ देने के लिए। बिकॉज आपको अगर याद होगा, बलूचिस्तान में और खैबर पख्तूनख्वा में भी जब ऐसे इंसिडेंट्स हो रहे थे, उस टाइम भी पाकिस्तान का यही रुख था कि ये एक्सटर्नल एजेंसीज हैं। भारत का नाम भी लिया, रॉ का भी नाम लिया। तो ये एक नॉर्मल प्रैक्टिस है पाकिस्तान की। और अब सिंदूर के होने के बाद तकरीबन 1 साल तक शांति थी। और अब मैं देख रहा हूं कि दोबारा से अभी ये इनकी कोशिश है कि जम्मू एंड कश्मीर को फिर से एक्ट करें, फिर से ऐसे इंसिडेंट करें। और आप अभी देखेंगे, शुरुआत है ये, और हम ये डिस्कस करेंगे आपके प्रोग्राम में बाद में। और अभी आप देखेंगे और ऐसे इंसिडेंट्स इसको पाकिस्तान अपना करेगा। और ये जो फ्रंट है इसका, द रेजिस्टेंस फ्रंट। और दूसरा है कि जो ये इन्फिल्ट्रेशन करते हैं, अंदर आते हैं, ये महीनों तक, सालों तक ये छुप जाते हैं जंगलों में। और वो जो जैसे पीर पंजाल के आपके जंगल है, उसकी जो लंबे लंबे पेड़ है, ऊंचे ऊंचे हाइट्स वाले पेड़ है, तो उसको वहां पे आपके ड्रोन्स की सर्वेलेंस भी बहुत मुश्किल होगी। और इसलिए हमने जब देखा, जब पहलगाम में अटैक हुआ था, जब हमने इनको चेज किया और हमने इनको पिन पॉइंट करने की कोशिश की, तो ये पकड़ में नहीं आए। बिकॉज वो फोलेज से हम उनको ड्रोन से डिटेक्ट नहीं कर पाए। तो ये एक कैट एंड माउस गेम अभी चल रही है। और इसको मेरा तो ये है कि गवर्नमेंट को 2 चीज़ें करनी चाहिए, मेरी रिकमेंडेशन है आपके प्रोग्राम में। पहले तो ये जो भी OGWs हैं, इनको आपको आइडेंटिफाई करने की जरूरत है।
थोड़ी आपको अपनी ह्यूमन इंटेलिजेंस को तेज करना पड़ेगा, बिकॉज इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस से ये लोग बच रहे हैं, बिकॉज इनके पास स्टैंड अलोन सिस्टम्स आ गए हैं, इनके पास जो इस टाइप के वॉकी टॉकी सेट्स हैं, जो आप उनकी फ्रीक्वेंसी को नहीं पकड़ पाते, बिकॉज इनको चाइना ने दे रखे हैं लेटेस्ट टेक्नोलॉजी ए वगैरह पे ये ऑपरेट करते हैं, तो उससे तो हम नहीं पकड़ पाएंगे। तो हमको अपनी ह्यूमन इंटेलिजेंस को तेज करना पड़ेगा, और ये जितने भी ओजीडब्ल्यू जैसे ही पकड़ में आते हैं, इनको एग्जेम्पलरी पनिशमेंट। अब हम देखते हैं हमारे जो कोर्ट्स में मामला लंबा इसको खींचता है, और आहिस्ता आहिस्ता विटनेस भी गायब हो जाते हैं, तो हम फिर इनका कन्विक्शन रेट बहुत लो है। और अगर आप ये डाटा इसको गूगल भी करेंगे, आपको जानकारी मिलेगी कि ये जितने भी पकड़े जाते हैं, इनका कन्विक्शन रेट इज वेरी लो। इसलिए इनको एक वो मिलता है, छूट मिलती है, एक इनको डेटरेंस नहीं है। और हमारे देश में स्ट्रिक्ट कानून होने के बावजूद हम इनको सजा नहीं दे पा रहे। तो ये सारी चीजें हैं, और ये इसको रिलेटेड है, और इसको मुझे लगता है कि इंडिया पाकिस्तान के रिलेशन में आने वाले वक्त में मैं कोई सुधार नहीं देखता। लेकिन सर बार बार बात तो उठती रहती है सुधार की। अभी कुछ दिनों पहले हमारे देश के कुछ बुद्धिजीवियों ने, प्रतिष्ठित लोगों ने चिट्ठी लिखी थी, वहाँ के भी लोगों ने लिखी थी। वहाँ के बहुत सारे लोगों को मैं सुनता हूँ, वो कहते हैं कि वीज़ा प्रक्रिया बहाल होनी चाहिए, रिश्तों में सुधार होना चाहिए। लेकिन बात आकर फंसती कहाँ है? क्या पहले की तरह पाकिस्तान में वहाँ की सरकार और सेना के बीच के जो आपस के मतभेद हैं, सेना नहीं चाहती कि रिश्ते सुधरें? बिल्कुल, आपने अपने क्वेश्चन का आपका जवाब आपका बिल्कुल सही है। इसको लोगों के चाहने से क्या होता है मुझे बताइए पाकिस्तान में। इसको लोग अगर चाहेंगे अमन हो, शांति हो, देश के बीच में ट्रैवल हो, और आने जाने पीपल टू पीपल कांटेक्ट हो, कौन नहीं चाहता मुझे बताइए। इस क्या हम भी एक दुश्मनी रखना चाहते? हम भी नहीं रखना चाहते। बट जब वो लोग बाज नहीं आते अपनी हरकतों से, और जब बार बार इस टाइप के, जैसे कि अभी जो कुलगाम के इंसिडेंट हो, क्या हम खून नहीं खोलेगा आपका और इसको, मेरा और हमारे व्यूअर्स का? जब ऐसी इसको इंसिडेंट्स होते हैं, तो हम उनके साथ दोस्ती का हाथ कैसे बढ़ा सकते हैं? और ये जो बुद्धिजीवी है, आई डोंट नो इनकी बुद्धि कहाँ चली गई है, बिकॉज मैं तो उनको बुद्धिजीवी बोलता नहीं हूं। बिकॉज ये किस बेसिस के ऊपर हाथ मिलाना चाह रहे हैं मुझे बताइए। अब जब पाकिस्तान के जो इसको जनरल मुनीर हैं, वो तो हमेशा आग उबलते हैं। आपने उनको इस पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी का आपने उनको उसको लेक्चर सुना था, हमारे अलग हैं, हम एक दूसरे से अलग हैं, और हमारा जिहादी सोच है, और हम ये इस टाइप की जंगलर वेन है कश्मीर वगैरह, इस टाइप के जब वो अपने शब्द इस्तेमाल करते हैं, तो नफरत उनके रग रग में बसी हुई है। और अगर आप ज़ियाउल हक के बाद अगर पाकिस्तान को अगर आप डीपली स्टडी करें, 90s के बाद जिस तरीके से इस्लामिजाइजेशन पाकिस्तान में आया है, जिहादिज्म पाकिस्तान में आया है, उनके मदरसों से लेके जो चीज उनको सिखलाई जाती है, उनकी टेक्स्ट बुक्स, ये अगर आप उनकी टेक्स्ट बुक्स में भी उसको पढ़ें, तो उसमें भी जहर है भारत के अगेंस्ट। तो जब उनके बच्चे ही एक ऐसे माहौल में पढ़ रहे हैं जहां पे उनको नफरत थी, एक नफरत की दुकान है वहां पे, और उसको सिखाई जा रही है, तो इसको मुझे नहीं लगता ये बुद्धिजीवी कुछ भी बोले, जो पीपल टू पीपल कांटेक्ट हो, ये सब हो, ये इसको फिलहाल तो मैं इतना इसको आगे नहीं जाऊंगा। मैं मे बी 5 years to 10 years मैं नहीं देखता यहाँ पे कहीं भी सुधार आ सकता। बिल्कुल, देवनाथ सर के पास चलते हैं। देवनाथ सर, कश्मीर के मौजूदा हालात और पाकिस्तान की आतंकवादी नीति पर आपका क्या कहना है? वैभव जी, अभी जो ये आतंकवादी घटना हुई, बहुत ही दुखद घटना है। डेफिनेटली उनके परिवारजनों को हम इस दुख की घड़ी में हम उनके साथ हैं। देखिए, जैसे हम सब सोच सकते हैं कि एक्शन और रिएक्शन, टीआरएफ ने जिम्मेवारी ली है। दो तीन चीजें बहुत जरूरी है कि उसका जो रेस्पॉन्स है वो इतना नरम भी नहीं होना चाहिए कि जो लोग वहां पे विघटनकारी हैं उनके हौसले बढ़ जाएं।
दूसरा है कि उसका जो रेस्पॉन्स है, सरकारी रेस्पॉन्स है, वो इतना कड़ा भी नहीं होना चाहिए कि वहां पर जो आम आदमी है वो परेशान हो जाए और उसकी सहानुभूति। अभी हम ओवरग्राउंड वर्कर्स की बात कर रहे थे कि वहां आम आदमी हमारे पुलिस की कार्रवाइयों से परेशान होकर उसकी सहानुभूति इन आतंकवादियों की तरफ हो जाए। ये बहुत ही डेलिकेट बैलेंस रखना पड़ता है। दूसरी चीज, इसमें कोई शक नहीं है कि इनको पाकिस्तान स्पॉन्सर कर रहा है। जरूरत यह है कि हम क्लियर एविडेंस, पुख्ता सबूत जमा करें और उसको दुनिया के पटल में रखें। शायद ओआईसी, शायद गल्फ कंट्रीज को बता सकते हैं कि पाकिस्तान ऐसे कर रहा। ठीक है, यूरोप के देशों में, अमेरिका में, कनाडा में भी जो हमारी एम्बेसी है वो पुख्ता सबूत दे सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान हमेशा डिनायबिलिटी के पीछे छुपा रहता है। वो हमेशा कहता है कि हमने ने तो नहीं करवाया। शुरुआती दौर में मुझे याद है कि 1990 के दशक में हम पाकिस्तान को एविडेंस देते थे। मैं अभी पुख्ता सबूत की बात कर रहा था। तो ये 1992 1993 की बात है कि हमने उनके आतंकवादियों को पकड़ा, 2 मारे गए। उनके जो शर्ट का कॉलर था उसमें लाहौर के टेलर का स्टिकर लगा हुआ था। तो हमने उसकी फोटो ली, पाकिस्तान को जो फोल्डर हमने दिया कि देखो तुम्हारे यहाँ से आतंकी आ रहे हैं। प्रूफ ये है कि इसको, जिसको हमने मारा, उसकी शर्ट की कॉलर में जो ये कॉलर टैग लगा हुआ है ये लाहौर के टेलर का है। तो इससे सीखते हुए क्या किया आईएसआई ने, अब जब वो अपने गुर्गों को भारत के अंदर दाखिल करते हैं तो वो इस तरह की सारी प्रिकॉशन लेते हैं। जो बिस्किट हैं उनको जो देते हैं आजकल, जब पाकिस्तानी आतंकवादियों को भारत में घुसाते हैं तो उनको भारत में खरीदे हुए बिस्किट का पैकेट देते हैं, ताकि ऐसा ना हो कि वो कल परसों मारा जाए और उसके रक्सैक से, उसका जो शोल्डर बैग है, कैरी बैग है, उससे पाकिस्तानी बिस्किट निकले। तो वो ट्रेसेबिलिटी को डिनाई करते हैं। लेकिन कैट एंड माउस का गेम है, हमें प्रूफ देना पड़ेगा, तभी इंटरनेशनल कम्युनिटी उनको धिक्कारेगी। देखिए, एक और चीज है कि क्या भविष्य में भी पाकिस्तान के साथ हमारे रिश्ते सुधर सकते हैं? जनरल कोचर ने एकदम सही कहा, और इसका तो राजनीतिक रूप हमने कह दिया कि आतंकवाद के साथ एक साथ हम नहीं रह सकते हैं। लेकिन कुछ कार्रवाइयां, 3 लेयर हैं। देखिए, वहां की आम जनता, जैसे अभी इंटरलोक्यूटर्स बुद्धिजीवियों की बात हो रही थी। दूसरा नेक्स्ट लेवल है वहां की सिविलियन जो सरकार है। भारत में भी हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि हमारे यहाँ डेमोक्रेटिक सरकार है और हमारे यहाँ एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज बहुत एफिशिएंट है। हमारी जो सरकार है, समझिए पाकिस्तान के मामले में सरकार का मतलब मैं सिर्फ आईएएस की बात नहीं कर रहा, फॉरेन आईएफएस की भी बात कर रहा हूँ, फॉरेन सर्विस के ऑफिसर्स। सरकारी तौर पर भी पाकिस्तान का जो सिविलियन वाला हिस्सा है उसके साथ डायलॉग की कुछ जरूरत है। क्या हम पाकिस्तान की फौज को कन्विंस करा पाएंगे? जनरल कोचर ने कह दिया, और मेरा भी ये मानना है कि पाकिस्तान की फौज और पाकिस्तान की आईएसआई और डीजीआईएसपीआर उसका एक नमूना है, उनको हम कभी नहीं समझा पाएंगे। सिर्फ एक ही उम्मीद है भविष्य में, सिल्वर लाइनिंग, कि हम उम्मीद करते हैं कि एक समय ऐसा आएगा 10 साल में या 20 साल में, जब वहां सिविलियन सरकार, बोला तो पॉलिटिकल पावर्स चाहे पीपीपी की हो, पीएमएलएन की हो, पीटीआई हो, कोई भी हो, प्लस उनकी जो पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है, पाकिस्तान फॉरेन सर्विस है, वो लोग इतने मजबूत हो जाएंगे कि वो पाकिस्तान की फौज को वापस बैरक्स में भेज देंगे, छावनी में भेज देंगे कि आप देश की रक्षा के लिए छावनी में रहिए, तैयारियां कीजिए, पॉलिटिकली पाकिस्तान को ना चलाइए। ये मैं उम्मीद करता हूं कि एक मीडियम टर्म होराइजन में, आज से 10 साल या 20 साल में पाकिस्तान में होगा।
जी। बिल्कुल कोचर सर, देवनाथ सर, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। आपने दोनों मुद्दों पर अपनी बातें रखी, हमारे दर्शकों को बहुत ही महत्वपूर्ण बातें समझाई, बताई। तो फिलहाल ईरान अमेरिका के बीच जंग में कैसी स्थिति है, भविष्य में क्या कुछ हो सकता है, वो हमने आपको बताया। जम्मू कश्मीर में इस वक्त क्या हो रहा है, टीआरएफ की गतिविधियां कैसे बढ़ रही हैं, आतंकी हमले कैसे बढ़ रहे हैं, अमेरिका पाकिस्तान का हाथ इसके पीछे कैसे हो सकता है, ये भी हमने आपको विस्तार से बताया। तो फिलहाल तक की अपडेट हमने आपको दे दी है। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.